तो फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी बूम पर मैं मुरारी कुमार आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अर्थशास्त्र के चैप्टर विकास का एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न होगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, क्या पैसा इनमें से क्या दिला सकता है? क्या पैसा इनमें से हमें क्या दिला सकता है? ऑप्शन है घर, खाना, गाड़ी, शुद्ध हवा। दोस्तों पैसा तो हमें घर दिला ही सकता है, खाना खिला ही सकता है, और गाड़ी यानी चार चार चक्का वाला गाड़ी, दो चक्का वाला गाड़ी तो दिला ही सकता है, लेकिन पैसा हमें शुद्ध हवा नहीं दिला सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध हवा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों कम है? सवाल में पूछा जा रहा है केरल का जो शिशु मृत्यु दर कम है तो क्यों कम है। सबसे पहले तो हमको जानना है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर वह होती है एक साल में 1000 पर कितने बच्चे मर रहे हैं, यानी एक साल में 1000 बच्चे यानी मानिए जन्म लिए तो उसमें कितने मर जा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो चलिए किस कारण केरल में शिशु मृत्यु दर कम है? ऑप्शन दिया हुआ है, पानी की स्थिति अच्छी है, मूल संरचना है, मूल रूप से स्वास्थ्य और कार्य का व्यवहार है, यहाँ मानसिक सदस्यता कम है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल रूप से स्वास्थ्य और कार्य का व्यवहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देश की प्रति आय अर्जित कर रहा है, देश की प्रति व्यक्ति आय अर्जित कर रहा है। ऑप्शन है, एक व्यक्ति की कुल आय, देश की जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को दर्ज किया गया, और कुल की कीमत, देश की कुल। चलिए सवाल हमसे पूछ रहा है कि देश की जो प्रति व्यक्ति आय है मतलब कैसे मानिए निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्ति की कुल आय, ये तो हो नहीं सकता व्यक्ति की कुल आय। चलिए बी नंबर ऑप्शन है, देश की संरचना में राष्ट्रीय आय को दर्ज किया गया। यहाँ पर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जो देश की जनसंख्या है, देश की जनसंख्या यानी देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय, यानी देश में जितने व्यक्ति भी पैसा कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, उसका आय बटा जनसंख्या हो जाएगा। उसका औसत निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? देश के प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, देश की जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को दर्ज किया गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या है? देखिए हम अभी बताए हुए हैं शिशु मृत्यु दर क्या है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है, 7 साल और उम्र के लोगों की साक्षर नागरिकता, किसी एक साल के हिसाब से 1000 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड होने वाले व्यक्ति की आयु में परिवर्तन होना, और स्कूल जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या, एक वर्ष में जन्म की गणना की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? बी नंबर, यानी किसी वर्ष 1000 शिशु जन्म ले रहा है, उसमें कितना शिशु मर जा रहे हैं, वहीं जो तुलना होता है उसका औसत जो होता है वहीं क्या होता है? शिशु मृत्यु दर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति यूएस डॉलर में 12,056 और अधिक प्रति व्यक्ति को पसंद है। यहाँ पर कह रहा है एक रुपया एक सीमा दिया गया है, यहाँ पर सीमा दिया गया है कि किसी व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कितना है? 12,056 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। ये क्या दिखा था 2017 में? 12,056 रुपये जो दिखा रहा था वो किस देश में चला जाएगा? वो विकसित देश में चला जाएगा। और 995 दिखा रहा था, जो वो क्या हो जाएगा? अगर वहाँ तक होंगे तो निम्न देश के आय में चले जाएंगे, और उससे कम होंगे तो सबसे लोअर में चले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि 12,056 रुपये जिस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? वो तो विकसित है, यानी बहुत ही धनिक है, धनी है। तो चलिए ऑप्शन दिया है, अमीर देश, कम आय वाला देश, डिस्प्रोवल देश, ऊपर से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीर देश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर देश, यानी विकसित देश। इसको हम क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। इसको हम विकसित देश भी कहेंगे। चलिए हमारा 7 नंबर प्रश्न है, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, यानी लोग एक क्या चाहते हैं? विकास। लोग जो है यानी सामान्य आदमी, वो अपने विकास का क्या मुख्य श्रेणी मानेंगे? मैंने किस चीज़ उनको क्या मिलेगा कि वो विकास के स्तर को बढ़ाएंगे, चाहे उनका विकास होगा? तो ऑप्शन दिया है, परिवार, स्वतंत्रता, आय, रक्षा। तो दोस्तों इसमें जो होगा ये पूरा होगा, यानी परिवार, यानी हमारा परिवार अच्छा हो, स्वस्थ हो, स्वतंत्रता, हमको सब कुछ काम करने की स्वतंत्रता हो, हमारा आय भी बढ़िया हो, और हमें रक्षा भी मिल रहा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सब, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया, यानी ई नंबर में जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो अभी इसमें नहीं दिया गया। यानी एक सामान्य व्यक्ति क्या चाहेगा? अपने परिवार को सुखी रख सके, स्वतंत्रता, यानी कोई भी वो काम कर सके, अपनी आय को बढ़ावा दे सके, उनको रक्षा मिले दुश्मनों से। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
हम किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? हम पहले ही बताए हैं कि किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हम कैसे गणना करते हैं। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, किसी विशेष की कुल आय, किसी देश की आबादी की स्थिति के अनुसार, सभी और कुल का मूल्य, देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या का औसत। तो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक सटीक फॉर्मूला है कुल आय बराबर कुल देश की जनसंख्या। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या का औसत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का क्या मतलब है? देखिए सबसे पहले तो हमको समझना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद हम किसे कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका अंतिम मूल्य, कोई भी प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य यानी सब कुछ लेकर कितना रुपए में हम कच्चा माल खरीदे, कितना ट्रांसपोर्ट का लगा, कितना श्रमिक उसमें काम किए, उस सब का जो अंतिम मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ, यानी इसका अर्थ क्या हुआ। तो चलिए ऑप्शन दिया है, सकल उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, विकास परियोजना, घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश के विकसित देशों में शामिल होने के लिए आवश्यक है, किसी देश के विकसित होने के लिए यानी माने कोई देश निम्न में है, उसको विकसित होने के लिए क्या जरूरी होगा, मुख्य रूप से क्या जरूरी होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय, औसत दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे देश की आय बढ़ेगा। तो जो जब देश की आय बढ़ेगा तो यानी वो विकसित होगा। अगर हमारा कोई किसी देश का प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष $600 होगा और उसके 4 साल बाद उसका 17,000 हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, तो क्या हो गया? वो विकासशील से कहाँ चला गया? विकसित में चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय देखने के लिए आवश्यक है, कह रहा है किसी देश की राष्ट्रीय आय देखने के लिए क्या आवश्यक है, क्या माने हमारे देश में किस चीज़ को एक बिंदु मानकर हम अपने देश की राष्ट्रीय आय को देखते हैं। तो चलिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय तो देश से तुलना किया जाता है कि देश विकसित है या विकासशील है। हम यहाँ पर देश की, अपनी देश की बात कर रहे हैं, यानी हम अपने देश में क्या देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हमारी राष्ट्रीय आय क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास, ऊपर से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तभी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, हमारे देश में कारखाने बढ़ेंगे, कंपनियां बढ़ेगी, उसमें उत्पाद होगी, तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, उसमें आदमी काम करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। चलिए हमारा 14 नंबर सवाल है, यूएनडीपी के किसी देश के विकास को आंकने का आधार में से कौन सा है? कह रहा है कि यूएनडीपी किसी देश को माने आकलन करता है, किस किस चीज़ों पर वह देश की आकलन करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या करता है? यूएनडीपी एक ऐसा आकलन करने वाला संस्था है जो देश में आय को उतना महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है लेकिन आय को उतना महत्व नहीं रखता है। वो किस चीज़ पर फोकस करता है ज़्यादा? शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण शुद्ध हो और वहाँ की आय भी हो। यूएनडीपी इन 3 चीज़ों, मुख्यतः 3 चीज़ों पर या 4 चीज़ों पर किसी देश की आकलन दूसरे देशों के प्रति करता है। तो चलिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा या स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्तर, उपयोग में सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। हम क्या बोले हैं कि हम बोले थे कि प्रति व्यक्ति आय भी इसके लिए जरूरी है, लोगों की शिक्षा भी जरूरी है, लोगों की स्वास्थ्य की स्तर भी जरूरी है यूएनडीपी के आकलन के अनुसार। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न अब है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है भारत में? सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लें, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम चंपारण। पश्चिम यानी यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर थोड़ा इसको गलती कर दिया है, यानी मानिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो चलिए हमको तीन में ही आंसर बताना है, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश का जनसंख्या बेल्जियम देश जो है उससे भी ज़्यादा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से गैर नवीकरणीय श्रम शक्ति है। कह रहा है इसमें सामाजिक रूप से क्या गैर नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय है। वन ऑप्शन दिया है, वन, जल, खनिज तेल, वायु ऊर्जा। देखिए वन तो हम एक बार खत्म करेंगे, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो फिर से हमको वन मिल जाएगा। जल तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नवीकरणीय संसाधन है। खनिज तेल क्या है? खनिज तेल एक फिक्स अमाउंट में हमारे धरती में
पाया जाता है। ये एक बार खत्म हो जाएगा तो लाखों हजारों साल लग जाएंगे, वो मिल भी नहीं पाएगा या दोबारा बन भी नहीं पाएगा। वायु ऊर्जा तो कभी खत्म होगा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानव कल्याण की रिपोर्ट पेश की गई है। मानव कल्याण की रिपोर्ट बेसिकली कौन पेश करता है, यानी मानव कल्याण में आ जाएगा आपका शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा और आय भी आ जाएगा। तो इसको कौन करता है, इसको करता है कौन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इसका आकलन करता है। तो मानव कल्याण की रिपोर्ट कौन पेश करता है, यूएनडीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी हमारा जो हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बकाया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बकाया नहीं होगा, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। यहाँ पर सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। क्या होगा यहाँ पर, साक्षरता। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, साक्षरता दर है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।